हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, अपना चल रहा है अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 4। अब बेटा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा, फिर भी 6-7 अभी अपने व्यंजक अभी इसमें रहेगा, डेरिवेशन और थ्योरी क्वेश्चन मिला के बहुत जल्दी फिनिश करेंगे इसको। फिर अध्याय नंबर 5 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। अध्याय नंबर 4 में आपने देखा था कि सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती थी, और ये कौन से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती थी। जैसे किसी वायर में जैसे ही हम क्या करते हैं बेटा, करंट फ्लो करते हैं तो वो चुंबक के जैसा काम करने लगता है। आप कहोगे सर जैसे एक यहाँ कुंडली बनाई, इसमें तार लपेट दिया और इस तार में अगर हमने क्या कर दी, धारा प्रवाहित कर दी, जैसे तार लपेट दिया तो बेटा एक कुंडली बन गई, क्वाइल बन गई, और इस क्वाइल में जैसे ही अपन क्या करेंगे, धारा बहाएंगे तो उसके अंदर और उसके बाहर कुछ दूरी तक चारों तरफ क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, धारावाही चालक के कारण होती है। अपन ने वो निकालना सीखा, लेकिन अध्याय नंबर 5 में ये धारा आरा का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन सीधा का सीधा चुंबक ही ले आएंगे, मैग्नेट ले आएंगे, फिर उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमारे लिए एक साइंटिस्ट आए जिनने काम किया, जिनका अपन नाम बोलते हैं वायो सावर्ट। लेकिन बेटा केवल वायो सावर्ट नहीं थे, और भी साइंटिस्ट थे, जिसमें से अभी जैसे अपन ने, अच्छा ये बताओ, एक आपने क्वाइल ली थी तो उसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, किससे, वायो सावर्ट लॉ से। फिर दूसरा यही इसकी हमने कहा पर अक्ष पर ऐसे कुंडली बनाई थी, और उस कुंडली की कहां पर, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ऐसे यहां पर। तो अपन ने ऐसे करके डायग्राम बनाया था और ये मिटा दिया था इतना, तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी आपने, तो वो भी वायो सावर्ट के नियम से। इसके बाद एक आपने अनंत लंबाई का तार लिया था, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर था, उस वायर के कारण यहाँ बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो भी कैसे, वायो सावर्ट लॉ से। बेटा ये तीनों ही व्यंजक एम्पियर लॉ से भी हो सकते हैं, बायो सावर्ट से, अच्छे से सुनना, यदि बायो सावर्ट से 2 पेज में होता है ये डेरिवेशन, तो एम्पियर लॉ से मुश्किल से हो जाएगा आधे पेज में। तो आप कहोगे फिर एम्पियर से ही क्यों नहीं पढ़ाया, वायो सावर्ट से क्यों पढ़ाया। इंपोर्टेंट वायो सावर्ट से है, आता है तो वायो सावर्ट लिख कर आता है कि वायो सावर्ट नियम से इसे निगमित करो, या वायो सावर्ट नियम लिखो तथा एक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। इसका मतलब ये कि वायो सावर्ट लॉ से ज्यादा आता है, एम्पियर से कम, लेकिन पढ़ना तो है बेटा। तो अपन अब चलो एम्पियर से पढ़ते हैं। एक्चुअल में एक और व्यंजक बच गया है, आप कहोगे कौन सा बच गया है, वो वायो सावर्ट लॉ से का नहीं करना, वो अपन को एम्पियर से करना है। करना तो है वो डेरिवेशन, जिसमें यहां पर आप एक कुंडली की जगह पर ये एक परिनालिका जैसे ये ले लेते हो, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आएगा, तो अपन इसको करेंगे, है ना। ये रहेगी आपकी सोलोनाइड रहेगी। सोलोनाइड मतलब एक परिनालिका होती है। आपको सर परिनालिका क्या होती है व्यवहारिक भाषा में, बेटा छोटी छोटी ऐसी कुंडलियां रहती है ना, कुंडलियों की लंबाई कम होती है, ये लेंथ क्या होती है, कम, और इस पर वायर लिपटा होता है। अगर यही बहुत लंबी हो जाए और फिर वायर लिपटे, आप कहोगे जैसे एक पानी के पाइप का टुकड़ा, उस पर अगर वायर मान के चलो वो लोहे का होता है, आयरन का होता है, उस पर पानी के पाइप आता है ना जो खेती में उपयोग होता है, उस पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, जैसे अगर वो काय का है, आयरन का है, और उसके ऊपर हम तार लपेट के क्या बना सकते हैं, कुंडली। लेकिन पूरे पाइप को ले लें फिर तार लपेट कर क्या बनाए, कुंडली, तो वो कुंडली क्या कहलाएगी, परिनालिका। इसका मतलब सोलोनाइड या परिनालिका क्या है, सोलोनाइड या परिनालिका कुंडली यानी क्वाइल का ही बड़ा रूप है। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो इसके अक्ष पर अपन को क्या निकालनी थी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अपन वायु सावर्ट से नहीं करेंगे। आप कहोगे हमें वायु सावर्ट से भी करना, तो हम पीडीएफ अकेली भेज देंगे और आपको वायु सावर्ट से नहीं, कैसे समझाएंगे, एम्पियर से। और जो 3 हो चुके हैं वो भी अपन कैसे करेंगे, अभी फिर से एम्पियर से। तो आज अपन को एम्पियर लॉ पढ़ना है, वायु सावर्ट की जगह कौन सा पढ़ना है अब, एम्पियर। तो देखिएगा अपन पढ़ते हैं आज एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का नियम। काय के लिए दिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एम्पियर का नियम।
बेटा अगर देखना, ये ऋजु रेखीय वाला जो पिछली क्लास में पढ़ाया है ना, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर लिया था, वो वाला व्यंजक भी अभी एम्पियर हो जाने दो, उसको भी समझा रहे। देखना मुश्किल से 5 लाइन या 8 लाइन लगेंगी, वो प्रूव हो जाएगा। वो जो उसका आया था वही इसका आएगा। बस देखना, एम्पियर का नियम पहले समझ लो। जैसे आपने गॉस का नियम पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उपस्थित कुल रेखाओं का 1/ε 0 गुना होता है, कुल उपस्थित आवेश का कितना होता है, ε 0 गुना होता है। तो यहाँ पे ये आपने पढ़ा था कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकृति के बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स फाई, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का, उस आकृति या उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितने गुना होता है, 1/ε 0 गुना होता है। कौन? ये चुंबकीय फ्लक्स। तो ये गॉस में पढ़ा था, सेम ऐसे ही कुछ अपन को एम्पियर में पढ़ना है। एम्पियर नियम देखेगा। अच्छा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पीडीएफ इसकी सेंड कर दूंगा एम्पियर लॉ की। तो आपको एम्पियर नियम, तो क्वेश्चन आता है आपका कि स्टेट एंड प्रूव एम्पियर्स सर्किटल लॉ। पहले कहते हैं कि भाई हाँ, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर का नियम लिखिए तथा निगमित कीजिए। लिखिए स्टेट एंड निगमित कीजिए। तो यहां पर प्रूव करना है एम्पियर्स लॉ। तो आता है स्टेट एंड प्रूव से एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर के परिपथी नियम को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो बेटा पहले अपन एम्पियर का नियम लिखते हैं, है ना। चलिए, एम्पियर का नियम फटाफट करते हैं, फिर इसको निगमित कर देंगे। एम्पियर का नियम बड़ा सरल सा है। इस नियम के अनुसार, अच्छे से देखना, इस नियम के अनुसार किसी वंद वक्र, आप कहोगे उसमें गॉस में भी तो था, बिल्कुल वैसे ही, किसी वंद वक्र जानते हो, वक्र मतलब मुड़ी हुई कोई आकृति, है ना, जो राउंडेड हो, वो कहलाती है क्या, वो वक्र। तो इस नियम के अनुसार किसी वंद वक्र, अच्छा वंद वक्र का नाम भी दे दो, किसी वंद वक्र C के अनुदेश यानी जिसकी दिशा में बोलते हैं कि इन डायरेक्शन, है ना, इन डायरेक्शन, किसकी दिशा में, तो अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय, देखो जैसे एक बंद वक्र ये है और यहां पर ये वायर लगा हुआ है, जैसे ये वाला वायर, अगर मैं ये कहूं कि एक वायर है, तो ये वायर अपने चारों ओर क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां पर ऐसे करके एक वायर दर्शा देंगे, और जो इसके यहां से गया है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से होते हुए ऐसे निकल गया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अपन इसको ऐसे बना देंगे कि भाई ये वायर में से जा रहा है, तो ये वायर हो गया। तो इस वायर ने अपने चारों ओर बिल्कुल पूरे वायर ऊपर तक जहां तक चला जाएगा, ऐसे ऐसे सर्किल बनाता जाएगा, जैसे ऐसे 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 सर्कल बनाता जाएगा, कहां तक, ऊपर तक। बात समझ पा रहे कि नहीं, बिल्कुल ऐसे देखो, ऐसे राउंडेड, ऐसे राउंडेड, तो ये राउंडेड बना दिया। अब इसमें क्या हो रही है, धारा, तो इसके अंदर ये चारों ओर क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र में तो ये वक्र बनाना, ये वक्र हुआ। तो हमने लिखा इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र C के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का और रेखीय समाकलन, और रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, कॉमा, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित, वहां लिखते थे कुल आवेश का, यहां लिखेंगे उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं के, उस यानी इस पृष्ठ के अंदर, है ना, इस पृष्ठ के अंदर मतलब कुल मिला के, जैसे आई धारा बह रही है, कुल मिलाकर कितनी बह रही है इस पृष्ठ के अंदर, आई, तो कुल धाराओं का योग कितना आएगा, आई। तो लिखा उस पृष्ठ के
अंदर उपस्थित कुल धाराओं के बीजीय योग, बीजीय वेक्टर एडिशन, बीजीय योग का, जैसे बोलते थे ना उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यहां लिखेंगे उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल धाराओं के बीजीय योग का, कुल धाराओं के बीजीय योग का कितने गुना होता है, यहां लिखेंगे μ0 गुना होता है। कितना गुना होता है, μ0 गुना होता है। कौन होता है, देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन कह दो, वक्रीय समाकलन वो एक ही है, अर्थात करके नीचे लिख देना। ये देखो डबल इन्वर्टेड कामा यहां बंद कर देना, यहां से चालू करना। देखो इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र सी के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन, वक्रीय समाकलन कितना होता है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं के बीजीय योग का कितने गुना होता है, μ0 गुना होता है। तो देखो बेटा ये हमने लगा दिया समाकलन का चिन्ह, क्या है लगा दिया, समाकलन का चिन्ह, और ये कौन सा समाकलन, रेखीय वक्रीय है, सो ऐसा और उसमें गोला बना देना है ना। तो देखो ये वक्रीय समाकलन का चिन्ह हो गया है, रेखीय समाकलन का किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने क्या लिख दिया, वेक्टर भी, वेक्टर भी किसके सापेक्ष करोगे, अच्छा ध्यान रखना बायो सावर्ट नियम से करना। बायो सावर्ट नियम तो छोटी लेंथ के लिए देता था, कितनी लेंथ के लिए, डीएल के लिए, तो वेक्टर बी इंटू डीएल बराबर कितना होता है, तो ये ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये समाकलन और किसके सापेक्ष हो रहा है, एल के, डीएल के, तो अपन यहां पर बोल देते हैं कि स्मॉल लेंथ के सापेक्ष हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, देखो फिर से सुनो, इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र, ये बी मतलब क्या, इसको पूरा हिंदी बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसको बोलोगे का रेखीय समाकलन, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं के बीजीय योग, तो समस्त धाराओं का बीजीय योग कितना है, आई है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितने गुना होता है, μ0, तो कितना आ जाएगा, μ0 गुना होता है, मतलब μ0 का गुना यानी कि गुणा हो जाएगा आई में, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना, ये प्रूव करना है। तो ध्यान रखना कभी भी अब एम्पियर लॉ लिखने के लिए आएगा तो लिखना लाइन इंटीग्रल बी इंटू डी एल बराबर μ0 इंटू आई, जहां आई क्या है, समस्त धाराओं का बीजीय योग, बस फटाफट इतना लिख देना। अब यहां लिखना, यहां μ0 बराबर मैग्नेटिक परमिटिविटी, वायु या निर्वात की, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ वायु, एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता, ऐसे लिख देना। और क्या बताना है उसको, आई बताना है, आई बराबर समस्त धाराओं का बीजीय योग, समस्त धाराओं का वेक्टर एडिशन ऑफ टोटल करंट, समस्त धाराओं का बीजीय, बीजीय मतलब वेक्टर, बीजीय योग। बस एक चीज और बच गई बेटा लास्ट, बताओ क्या, वेक्टर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर भी अकेला, डीएल नहीं बताना, उसके तो रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो इसको बोलना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय पूरा लिखना, क्षेत्र की तीव्रता। कितना सरल नियम है बेटा, बस याद रखना इस नियम के अनुसार कहा, किसी बंद वक्र में उपस्थित, किसी बंद वक्र सी में उपस्थित या अनुदेश, तो लिख दिया किसी बंद वक्र सी के अनुदेश, किसका, ये लिखा हुआ है देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल धाराओं के, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल धाराओं के बीजीय योग का कितना होता है, μ0 गुना होता है। तो उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल धाराओं के बीजीय योग का यानी वेक्टर एडिशन का कितना टाइम्स होता है, μ0 टाइम्स या μ0 गुना होता है, इतना लिख देना, ये एम्पियर नियम हो जाएगा। अब जब भी हम एम्पियर नियम कहें तो आप कहोगे
लाइन इंटीग्रल b इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई पता होने चाहिए। अब कभी आएगा कि एम्पियर नियम लिखो, तो ये लिख दिया, अभी इसको अपन ने निगमित नहीं किया बेटा, ध्यान रखना। लिखने के लिए आए तो ये इतना हो गया लिखना, एम्पियर नियम लिख दिया, लेकिन एम्पियर नियम अब क्या करना है अपन को, निगमित करना है, तो फिर पूरा लिखेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? चलो साफ करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। अब इसको निगमित कर देते हैं कि इतना आया तो आया कहां से। उसमें लिखा है स्टेट एंड प्रूव, अब प्रूव और कर रहे हैं, है ना, तो प्रूव डाल के लिख देना या उत्पत्ति डाल के लिख देना इसके नीचे, है ना। ये एम्पियर नियम यहां तक लिखा था। प्रूव उत्पत्ति ऐसे करके जो लिखना होगा अपना लिखते रहना। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन को क्या करना है, यदि वक्र के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं का बीजीय योग, एक छोटी सी लाइन लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? यदि वक्र के अंदर उपस्थित, वक्र के अंदर उपस्थित, यदि वक्र के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं का बीजीय योग कितना हो बेटा? शून्य हो, शून्य हो, जीरो हो, तो वक्र के अंदर उपस्थित, तो वक्र को कर्व बोलते हैं ना, वक्र के अंदर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र, वक्र के अंदर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल समाकलन भी शून्य होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये याद नहीं करना एक भी लाइन, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा सच में है या नहीं है। देखना आप, अभी अपन इसको एक्चुअल में प्रूव नहीं, ये प्रूव का पहला पॉइंट है जो अपन को लिख देना है ताकि नॉलेज में रहे, कभी इससे ऑब्जेक्ट बन के आ जाता है। अच्छा ये बताओ, अपन ने पढ़ा है लाइन इंटीग्रेशन b इंटू डी एल, रेखीय समाकलन म्यू जीरो इंटू आई। उनका कहना है यदि वक्र के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं का बीजीय योग कितना हो? शून्य हो। इसका मतलब आई कितना हो? शून्य हो। तो चलो आई को कितना करते हैं? शून्य, और ये करते हैं म्यू जीरो। यदि वक्र के अंदर उपस्थित, इस जो ये वक्र था इसके अंदर एक भी धारा, जो यहाँ से वायर गया है उसमें कोई धारा नहीं बह रही है, और कोई वायर गए नहीं है, एक ही गया और उसमें भी धारा नहीं बह रही, तो धाराओं का बीजीय योग कितना हो गया बेटा? शून्य हो गया। तो यदि वक्र के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं का, इस वक्र के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं का बीजीय योग कितना हो? शून्य हो। तो वक्र के अंदर उपस्थित, अब चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं कि अंदर कितना है, तो वक्र के अंदर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा समाकलन? देखो रेखीय समाकलन भी शून्य होता है। देख लो, वक्र के अंदर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू जीरो का गुणा जीरो में होगा, सुबह कितना आ जाएगा? जीरो। तो इसलिए तो बोला है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन भी कितना होता है? शून्य होता है, क्योंकि आई कितना हो गया है? जीरो। सो इधर किया म्यू जीरो इंटू जीरो। सो अब बोलिएगा कितना आ जाएगा? समय बी इंटू डी एल बराबर कितना? जीरो। तो ये कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं, इसलिए ये पॉइंट और अपन ने अलग से इसमें डाल दिया। बनेगा आई शून्य हो गया तो कुल मिला के इसका मान कितना मिलना है? अपन को शून्य ही मिलना है। तो याद रखना कि ये पॉइंट आपको उसी से लिखा हुआ है। अब यहाँ से सही से डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो बेटा, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर रहेगा जो सेंटर के बीचों बीच से होकर जाएगा। ध्यान रखना ये सर्कल बना है। आप कहोगे सर्कल ऐसा होता है, वो चूंकि राउंडेड बनाना था ना, वायर के चारों तरफ फैला हुआ है, इसलिए वो कुछ ऐसा दिख रहा है।
वायर के चारों तरफ फैला हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। आ रहा है समझ? ये है, इसमें कितनी धारा बह रही है बेटा? आई एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, आई एम्पियर फ्लो हो रही है इसमें। अच्छा, इस इधर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है बेटा? वेक्टर बी। कितनी है? वेक्टर बी। इसके सेंटर से यहां तक एक अल्पांश ले लेंगे, इसके सेंटर से यहां पर एक अल्पांश लेंगे। अच्छा, ये रेडियस हर जगह कितनी होगी बेटा? सेम सेम, तो हमने ये ले लिया। इस अल्पांश का नाम यहाँ पर कितना ले लिया? ए बी। तो यहाँ ए बी एक अल्पांश ले लिया। क्या ले लिया? ए बी करके कोई अल्पांश ले लिया, तो एक अल्पांश बना देते हैं। ये अल्पांश ले लिया इतना, ब्लू कलर से बना देते हैं, दिखेगा। ये इतना एक अल्पांश ले लिया। बात समझ आ रही कि नहीं? एक तो तरीका ये है कि हम एक ऐसा डायग्राम बना लें जिसमें आपको ये क्लियर कट में दिख रहा है। अब देखो, इसके अल्पांश का नाम क्या रख देना? ए बी। और उसकी लंबाई कितनी ले लेना बेटा? हर बार लेते हैं कितनी? डीएल। सो इस बार भी कितनी ले लेना? डीएल। एक तरीका है कि हम इसको डीएल से कर दें, एक तरीका है कि इसको हम कोण से कर दें। तो देखिएगा, तरीका कुछ भी हो, आंसर सेम आता है। इसको हम प्रूव करते हैं, और यहाँ पर इस अल्पांश को पूरा यहाँ बना देते हैं। तो अल्पांश द्वारा यहाँ कितना कोण अंतरित होगा बेटा? तो इसका नाम लिख देंगे डी थीटा। कितना कोण बनेगा? डी थीटा। दिख रहा है ना? अच्छा, ये जो पॉइंट है इस पर एक खींच देंगे लाइन। देखो ऐसे, स्पर्श रेखा जानते हो, टेंजेंट खींच दी, ये टेंजेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये टेंजेंट की दिशा में, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या मिलेगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखना बेटा, यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? 90। और 90 के सामने ये जो रहेगी उसकी रेडियस, तो ये आ जाएगा कितना? आर। तो इसकी रेडियस का नाम कितना दे देते हैं? सर्कल की आर बनेगा। इसके सेंटर का नाम क्या दे देते हैं? ओ। और इस वायर में कितनी धारा फ्लो हो रही है? कितनी बेटा? आई बनेगा। अब आपको इसको अच्छे से चित्र को बना लेना है। इस चित्र को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली बना लेना है आपको, बस ये। और इसके अंदर ऐसे करके एक वो बना देना वायर। देखो एलिप्स टाइप के शेप से है, लेकिन है सर्कल। और यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है? आर। इस अल्पांश के बिंदु बी से अपन ने क्या खींच दिए? टेंजेंट, जो इस बी पॉइंट को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए कहाँ निकल गई? आगे की तरफ। ये स्पर्श रेखा हो गई, है ना? चलिएगा, अब देखिएगा, अपन को लिखना है इसके बाद टोटल मिला के आपको पहले ये वाला पॉइंट लिख देना है, उसके बाद डायग्राम बना देना है। डायग्राम में लिखना है, माना कागज के तल के लंबवत। कागज के तल के लंबवत, जैसे कागज पर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया बेटा, कागज पर क्या ड्रॉ किया? एक सर्कल ड्रॉ किया। जैसे आपने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया और उसका क्या ले लिया? सेंटर। और इस सेंटर से ऐसा लंबवत, देखो एक वायर सीधा यहाँ भी बहुत दूर तक चला जाए और यहाँ पर उसके अंदर भी बहुत दूर तक चला जाए। तो ये कह रहे हैं हमने कि कागज के तल के लंबवत बिंदु ओ से गुजरता हुआ, बिंदु ओ से गुजरता हुआ एक अनंत लंबाई का तार है, जिसमें कितनी धारा बह रही है? आई एम्पियर की धारा बह रही है। चूंकि इस वायर को अपन ऐसे ऊपर नहीं बना सकते थे, इसलिए कहाँ बना दिया? नीचे। वो दिख रहा है कि इसी सर्कल के कहाँ से जा रहा है? सेंटर से। क्या ये समझ में आ रहा है कि कैसे पॉइंट बन रहा है? जैसे बेटा देखो, ये मान के चलो, ये अगर कोई सर्कल होता, इस सर्कल के कहाँ से? सेंटर से ऐसा वायर कहाँ तक? इसके इस पॉइंट से होता हुआ, इसके इस पॉइंट से होता हुआ ये वायर कहाँ तक चला जाएगा? बहुत दूर तक। तो ये ऐसे है, आया समझ में? अब इसको ऐसे नहीं बना सकते थे, इसलिए वो ऐसे, वो दिख रहा है कि सर्कल के सेंटर से गया। तो लिखा, माना वृत्त के केंद्र से, माना कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत मतलब जो कागज का तल है ना, जो उसका तल है उसके पॉइंट के कैसा लेना अपन को? परपेंडिकुलर। तो कागज के तल के लंबवत एक अनंत लंबाई का एक तार है, जिसमें क्या कितनी धारा बह रही है? जिसमें आई एम्पियर धारा बह रही है।
माना बिंदु O को केंद्र मानकर और आर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाते हैं जिसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वायु सावर्ट नियम से, किस नियम से निगमित करना था? वायु सावर्ट। तो हेल्प लेंगे वायु सावर्ट की। लेकिन बेटा ये वाला पॉइंट अकेला आप याद रखिएगा, क्योंकि जब ऐसा शेप बनता है सिलेंडर तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी नहीं आती जितनी हर बार लिखते थे कि μ0/4πIdl, क्योंकि यहाँ पर अभी अपन ने dl का भी कोई रोल नहीं, अपन तो टोटल लिख रहे हैं, किसी अल्पांश के कारण नहीं लिख रहे हैं तीव्रता। वायु सावर्ट से जब टोटल लिखनी हो तो μ0/4π, और यहाँ आता है 2I अपॉन इसकी रेडियस कितनी है r। ये आप याद कर लेना, आगे चल के जब होगा तो हम इसको वापस से एक बार बता देंगे। बात समझ रहे कि नहीं? और मात्रा क्या आ जाएगा? टेस्ला। इसको बेटा याद कर लेना तुरंत ही, अगर आगे के व्यंजक चाहते हो कि बन जाए आपसे। तो कितना होता है? μ0/4π, जितनी धारा बह रही है इस वायर में उसका कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, और अपॉन में आ जाएगी जितनी रेडियस में उसने, जितने अपने चारों ओर कितनी दूरी तक इस वायर ने, कितनी दूरी तक, तो कितनी दूरी तक इसके पॉइंट से r दूरी तक क्या किया है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न की है। तो r वर्ग नहीं लिखना, केवल क्या लिखना है? r। जब भी ऐसा सिलेंडर टाइप का शेप बन जाए, है ना, जैसे ये रहेगा, इसके चारों तरफ सिलेंडर ही बनेगा। पहले एक चूड़ी पहना दो, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे रखते जाओ तो सिलेंडर जैसा दिखने लगेगा। बात समझ रहे कि नहीं? बेलन जैसा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? μ0/4π 2I/r टेस्ला। इतना लिख देना। चलो 2 से काट दो इसको। 2 से कितनी टाइम्स कटेगा? 2 टाइम्स। तो वेक्टर b बराबर कितना आ जाएगा? μ0I अपॉन में कितना आ जाएगा? 2πr। समीकरण नंबर कितना बेटा? 1 हो जाएगा। आप कहोगे किस दिशा में? तो ज्यादा है तो लिख देना टेंजेंट की दिशा में या स्पर्श रेखा की दिशा में, क्योंकि ये कैसी राशि है? सदिश। तो लिख देना स्पर्श रेखा की दिशा में। इसकी दिशा लिखना है तो केवल लिख देना स्पर्श रेखा की दिशा में, बन जाएगा। ये पूरे एक फेरे के कारण निकल गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बन जाएगा। इतना डायरेक्ट लिख देना वायु सावर्ट के नियम से। अब वृत्तीय मार्ग के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हम क्या कर देंगे? रेखीय समाकलन। अब इसका रेखीय समाकलन चेक करते कि उतना आता भी है कि नहीं आता है ना। तो क्या लिखोगे? चुंबकीय क्षेत्र के या वृत्तीय मार्ग, ये मार्ग कैसा है? इसका वृत्तीय मार्ग रहेगा। इसके चारों तरफ क्या बनेगा बेटा? वृत्त बनेगा ना, सर्कल। तो देखो सर्कल के यहाँ पर, हाँ, सर्कल की दिशा में, इन डायरेक्शन ऑफ सर्कल, या वृत्तीय मार्ग के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन? रेखीय समाकलन। तो करते हैं ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश, एक लाइन लिखेंगे इसके नीचे। क्या लिखोगे? अतः वृत्तीय मार्ग के अनुदेश, वृत्तीय मार्ग के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, वृत्तीय मार्ग के अनुदेश किसका? चुंबकीय क्षेत्र की। ये है ना जो निकाली है आपने, इसका है ना, इस वाले का समाकलन करना है। तो लिखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या बेटा? कौन सा समाकलन? रेखीय समाकलन। क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन कर दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, ये रेखीय समाकलन का चिन्ह वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? डीएल, क्योंकि स्मॉल लेंथ डीएल ही है। बोलिएगा किसका हो जाएगा? वेक्टर बी। तो वेक्टर बी इंटू क्या हो जाएगा? डीएल, क्योंकि ये किसकी दिशा में है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। बस इतना लिखना है और इसके अलावा आपसे और कुछ भी नहीं लिखना है। बोलिएगा कितना हो जाएगा ये बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन कितना आ जाएगा? ये होता है वेक्टर बी μ0I, चलो b का मान रख रहे हैं, देखो b का मान कितना है? μ0I अपॉन में कितना? 2πr, और इनटू में क्या लिखा हुआ है? dl। सो ये dl लिख दिया। ऐसे बेटा dl जैसे वेक्टर के चिन्ह हटाते हैं cos 0 आता है। कितना कौन सा आता है? cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो इसलिए हम वो लिखते ही नहीं, cos को अब रिमूव भी कर दिया। तो cos 0 कितना हो गया बेटा? 1। आप कहोगे 0 कोण क्यों? जो 0 कोण है वो 0 कोण क्यों रहेगा बेटा? जो यहाँ पर 90 बनेगा,
यहाँ पर जैसे ये स्पर्श रेखा के साथ कितना बनता है 90, लेकिन जो चुंबकीय रेखाएं रहती हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस रहती हैं, वो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पर जो टोटल अंतरित करती हैं कोण केंद्र पर, तो केंद्र पर कितना अंतरित करती हैं 0, तो इसलिए यहाँ पर वेक्टर v इंटू dl, तो यहाँ पर क्या आता है cos, और cos अपन ने वहां पे ही तो पढ़ा था, और इसमें अपन वायु सावर्ट में लेते थे साइन, तो साइन के रूप में ले लेते थे, तो यहाँ पर क्या लिखना है केवल dl, तो ये आप dl लिख दो या वेक्टर dl, बात एक ही है। बात समझ रहे हो कि नहीं, म्यू 0 i अपॉन 2πr, और क्या लिख दिया dl। अब देखिएगा बेटा, इसको हम बाहर लेते हैं, हर बार इतना चलता जाएगा, ये नीचे का मिटा दें क्या अभी, चलो रहने दो। अब बोलिएगा, इधर हम ये कहें कि ये AB की लेंथ कितनी है, ये AB कितना लंबा है अल्पांश, तो आपने कहा dl, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर कितना है dl, सो dl लिख दिया, AB बराबर कितना dl, एवं साइन d थीटा बराबर कितना बचता है d थीटा, क्यों, क्योंकि d थीटा क्या है बेटा अल्प कोण है, तो साइन d थीटा बराबर d थीटा, क्योंकि जब भी साइन के बाजू का कोण बहुत छोटा हो तो साइन गायब हो जाता है, जैसे कि साइन 0 बराबर कितना 0 बनेगा, क्योंकि डी थीटा स्मॉल एंगल है ना, डी थीटा अल्प कोण है, अल्प एलिमेंट एंगल है, अल्प कोण है, क्योंकि डी थीटा अल्प कोण है, बनेगा। तो ये लाइन अभी अपन बाद में लिखेंगे, क्या लिखोगे, चूंकि ए बी बराबर कितना है बेटा dl है, एवं साइन डी थीटा बराबर, देख लो कितना आएगा साइन डी थीटा, 90 के सामने क्या होता है बेटा, देखो थीटा के सामने जो एंगल होता है वो कितना होता है 90, सॉरी इसके सामने कितना है ए बी कितना है dl, तो ये आ जाएगा dl यानी कि लंब, और बटे में कर्ण, तो इसके सामने कर्ण कितना है, बटे में क्या आ जाएगा r, तो साइन डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा dl अपॉन r बनेगा। चलिए ये नीचे का साफ कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट याद रखिएगा म्यू 0 i अपॉन 2πr, बात समझ आ रही कि नहीं। देखो इसके नीचे यहां लिखते हैं, अब क्या लिखोगे, चूंकि साइन डी थीटा बराबर कितना डी थीटा, क्योंकि डी थीटा कैसा कोण है बेटा अल्प कोण है, क्योंकि डी थीटा कैसा कोण है अल्प कोण है, तो इधर क्या बचेगा केवल डी थीटा बराबर कितना dl अपॉन r, तो dl का मान निकाल लो, dl बराबर कितना हो जाएगा, dl बराबर r का गुणा डी थीटा में होगा, तो r इंटू डी थीटा, इसका मान आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देना, इसका नाम दे देना इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा सेकंड, इक्वेशन सेकंड में इसका मान रख देना, लिखना इसके नीचे समीकरण 2 से, इसको मिटा देते हैं हम, समीकरण 2 में मान रख देंगे, चलिए बोलिए समीकरण 2 में मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से बोलिएगा वक्रीय समाकलन या रेखीय समाकलन वेक्टर बी इंटू dl बराबर, बोलेगा बेटा कितना आ जाएगा, ये समाकलन का चिन्ह ये आ गया म्यू 0 i अपॉन 2πr होगा, और इधर dl का मान कितना है देख लो r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा, तो बस r डी थीटा यहां पर मान रख दीजिएगा, r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, चित्र मिटा दिया, उसकी जरूरत नहीं है, फटाफट बन जाएगा। चलिएगा r से r क्या हो गया बेटा कैंसिल, ये हर बार इतना चल रहा है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लिखते जाइए, डी थीटा बस अंदर बचेगा, बाकी सबका सब कहाँ निकल आएगा बाहर, म्यू 0 i अपॉन 2π बनेगा, और यहाँ क्या बचेगा रेखीय समाकलन डी थीटा, रेखीय समाकलन कितना डी थीटा। अच्छा ये बताओ एक चीज, ये बताओ जैसे ये था यहां पर एक अल्पांश था, कितना था ए बी, यही ना,
ठीक है। इस अल्पांश ने दिख रहा है ना, ये इस अल्पांश ने केंद्र पर कितना कोण अंतरित किया था, डी थीटा। ऐसे डी थीटा और मिलेगा, डी थीटा और मिलेगा, डी थीटा और मिलेगा, डी थीटा, ऐसे करके पूरा क्या बन जाएगा बेटा, सर्कल। तो वही तो कह रहे हैं, ऐसे डी थीटा क्या होंगे, समाकलित, तो क्या बन जाएगा, सर्कल। सर्कल मतलब कितना कोण, 360, बिल्कुल। ये जब डी थीटा ऐसे करके ये डी थीटा मिलेगा, फिर डी थीटा मिलेगा, फिर डी थीटा, तो एक पूरा कितना कोण घूम जाएगा, 360। तो यहां पर क्या लिखोगे, देखो, रेखीय समाकलन v इंटू डी एल बराबर, इधर कितना है, μ0 I अपॉन कितना, 2 पाई, और गुणा में इसका मान कितना हो जाएगा, 2 पाई। यहां लिखना क्योंकि समाकलन डी थीटा बराबर कितना बेटा, 2 पाई, क्योंकि 2 पाई सॉरी डी थीटा ऐसे सारे जुड़ेंगे तो कितना कोण बना लेंगे, 360। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लो ये आ गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन, रेखीय समाकलन, उसके अंदर उपस्थित धारा कितनी थी, I का कितने गुना हो गया, μ0 गुना होता है। लिख देना यही एम्पियर नियम है, क्या लिख देना, यही एम्पियर नियम है, बन जाएगा ना, बहुत सरल है, यही एम्पियर नियम है। अब जब भी एम्पियर नियम लिखने आए तो ये रट लो, ये आपका बार बार आता है, तो इसके नीचे लिख देना यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। चलिएगा, एक बार दो बार आप उसको बार बार रिवाइज करके देख लेना, जिनको एक बार में समझ नहीं आता, जिनको एक ही बार में आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है ना। आपने कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्या किया, देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाली, वायु सावर्त नियम से μ0 वेक्टर b बराबर μ0 अपॉन कितनी बेटा, 4 पाई, और यहाँ आइडियल नहीं लिखना, केवल 2 टाइम्स I अपॉन यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस कितनी, r। फिर अपन ने क्या लिखा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कौन सा समाकलन करने पर, रेखीय समाकलन, तो यहाँ पर आएगा रेखीय समाकलन, और काय के अनुदेश, वृत्तीय मार्ग के अनुदेश, तो ये आ जाएगा वेक्टर b इंटू dl बराबर, क्योंकि देखो वृत्त डीएल ऐसे जुड़ के ही तो क्या बना रहे, वृत्तीय मार्ग बना रहे, इसलिए तो लिखा कि वृत्तीय मार्ग के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की, इसको बोलना वृत्तीय मार्ग के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, क्योंकि डीएल ऐसे जुड़ेंगे तो वृत्त ही बनाते हैं बेटा, सर्कल, इसलिए तो बोल रहे वृत्तीय मार्ग के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन। तो बस इसको उठा के अंदर पटक दिया, कितना आ गया, μ0 अपॉन 4 पाई, और यहाँ आ गया 2I अपॉन r बनेगा। तो ये वेक्टर v का मान रखा, और dl जो कहते हो, dl से बोलना नहीं। अब dl का मान चाहिए था आपको कि कितना आएगा, तो dl का मान कैसे निकाला था आपने, dl का मान आपने निकाला था कि सर ये केंद्र है, ये लंबाई कितनी थी, a b, तो ये कितनी थी, a b, और आपने कहा कि सर ऐसे करके यहाँ पर ये अपन ने केंद्र पर कितना कोण बना दिया था, d थीटा, और इस b पॉइंट पर क्या खींच दी थी, एक टेंजेंट, तो यहाँ कितना एंगल बन गया था, 90 के सामने हमेशा क्या होता है, समकोण के सामने होता है कर्ण, और बात समझ रहे हो, कोण के सामने। तो आप कहोगे ये त्रिभुज कहाँ बन रहा है, मान लिया जाता है बेटा ये त्रिभुज है, क्योंकि ए बी कैसा है, अल्प है, तो इसलिए ये ऐसे मान लिया जाता है जैसे कि ये क्या हो, त्रिभुज हो। बात समझ रहे कि नहीं। तो इस त्रिभुज में थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, ये डीएल क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ध्यान रखना ये इतना अल्प है कि ये वाला पॉइंट दूर है ही नहीं, तो ऐसे लगता है कि दोनों काय पर है, सर्कल पर, इसलिए ए बी को ऊपर में क्या मान लिया, देखो कोण के सामने होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस क्या हो गया, आर। तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पर आ जाएगा साइन डी थीटा, और साइन निकाला था अपन ने, साइन डी थीटा बराबर बोलो, यहाँ के आर आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, डीएल, लंब कितना हो गया, परपेंडिकुलर डीएल, और अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना हो गया, आर। फिर चूंकि ये डी थीटा कैसा कोण है, अल्प, तो इस साइन हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, डी थीटा बराबर में क्या आएगा, डीएल अपॉन आर। आर का गुणा कर दो तो डीएल का मान आ गया, डीएल बराबर आर का गुणा डी थीटा हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। बस डीएल की जगह पटक दो इसको उठा के, तो देखिएगा फिर आपने क्या किया था। चलो इसकी जगह आर इंटू डी थीटा रख देते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई। चलो ये 2 से कट जाएगा तो केवल ऊपर के नीचे कितना बचेगा, 2 पाई आर, और ये आई भी बाहर निकल जाएगा। ये हो गया समाकलन। समाकलन के अंदर डीएल का मान कितना था, आर इंटू डी थीटा, तो आर बाहर आ गया, आर से आर क्या हो गए, कैंसिल, अंदर डी थीटा बचा।
अब बेटा ऐसे डी थीटा, इतना डी थीटा है, फिर डी थीटा, फिर डी थीटा, ऐसे डी थीटा जुड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल घूम जाएगा, मतलब कितने अंश, 360 अंश। तो यहाँ पर आ पाएगा म्यू 0/4 म्यू 0 I/2 पाई। तो बेटा इसका मान कितना है बताओ आप, डी थीटा ऐसे जुड़ेंगे तो कितना अंश बन जाएगा, 360। 360 को और क्या बोला जाता है, 2 गुणा 180, 180 मतलब पाई, ये 360 ही लिखा है। 2 पाई से 2 पाई क्या हो गए, कैंसिल, कितना आ गया, म्यू 0I। तो यही तो आपका आंसर चाहिए था कि वेक्टर v इंटू dl, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उसके पृष्ठ के अंदर उपस्थित या वक्र के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं के बीजीय योग का, इसको बोलना समस्त धाराओं का बीजीय योग का कितने गुना होता है, म्यू 0 गुना होता है। तो बस यही तो आपका एम्पियर नियम है, और लिख देना दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आप उसको बहुत तेजी से कर लेंगे, बनेगा। एम्पियर नियम आज बिल्कुल रट डालना। अब वही क्वेश्चन पे अगर हम वापस आ जाएं जो आपको अभी पिछली क्लास में करवाया था, एक अनंत लंबाई का वायर लिया था कि नहीं, तो वो आपको बहुत आसानी से हो सकता है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण अनंत लंबाई के इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां पर आएगा कि अनंत लंबाई के सीधे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उसके किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात कीजिए, व्यंजक। तो देखिएगा बहुत आसान है, फटाफट कर देते हैं इसको। बेटा एक अनंत लंबाई का वायर लेना है, ये ले लिया अनंत लंबाई का वायर, बनेगा, और इसमें कितनी धारा बह रही है, I एम्पियर। इसके पास स्थित किसी बिंदु पर क्या निकाल लिए हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके पास स्थित किसी बिंदु पर अपन क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिएगा इसके पास में कोई बिंदु क्या स्थित है, P, इस पर क्या निकालें, चुंबकीय क्षेत्र। वायु सावर्त में क्या किया था, वायु सावर्त में पहले इसका पॉइंट लिया था P, फिर यहां से ये अल्फा 1 अल्फा 2 की सीमाओं में क्या किया था, समाकलित। याद है ना पिछला वाला, बहुत दूर नहीं, अभी पिछली क्लास में हुआ था पार्ट 4 में। चलिएगा तो आज अपन को यहां से देखो इस पर क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन ने क्या किया, इसमें I एम्पियर की धारा बहा दी। अब बेटा क्या करना है कि इसको ऐसे सर्कल आपको बनाना है कि ये इसके सर्कल पर ही आ जाए। अब ये और ये वाला वायर उसके कहां से चला जाए, बिल्कुल बीचों बीच से। जैसे एक चूड़ी, उस चूड़ी पर क्या बना हुआ है, बिंदु P, लेकिन उस चूड़ी के बीचों बीच से ये क्या गया है, एक वायर। इमेजिन कर पा रहे हो ना, उस चूड़ी के बीचों बीच से क्या गया है, एक सर्कल है, उसके बीचों बीच से गया है कौन सा, ये वायर गया है, और उसकी जो चूड़ी पर यानी कि उसकी सरकमफेरेंस पर यहाँ बिंदु P है, और यहाँ से ऐसे वायर चला जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं। तो हमने इसको यहाँ से एक ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, और इस पर क्या ले लिया, बिंदु P, इस पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पिछले में कैसे निकाला था, वायु सावर्त से, बहुत कठिन था उससे, लेकिन आता वही है बेटा, इंपॉर्टेंट वायु सावर्त ही है, वायु सावर्त से ही ज्यादा पूछा जाता है। ये लिया। अब इसमें कितनी धारा बह रही है, I एम्पियर की। अच्छा आप कहोगे सर्कल की रेडियस कितनी है, तो सर्कल की रेडियस R ही ले लो। सर्कल की रेडियस कितनी है, R, और इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी तो वो बना दो, वो उसकी टेंजेंट की दिशा में होती है, तो बस टेंजेंट खींच दो ऐसे। टेंजेंट केवल बिंदु P को क्या करते हुए जाए, स्पर्श। तो ये टेंजेंट खींच दिया आपने। लिखोगे माना बिंदु O से गुजरता हुआ अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही तार है, अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही तार है बिंदु O से, और कागज के तल के कैसा, लंबवत, चूंकि ऊपर बना नहीं सकते इसलिए कहां बना दिया, नीचे। लग रहा है कि उसी के कहां से होकर जा रहा है, अंदर से। इस वाले सर्कल के कहां से जा रहा है, अंदर से। ये वायर दिख रहा है ना, ये वायर है बेटा जो अनंत लंबाई का वायर है। ज्यादा है तो यहां लिख देना अनंत, इंफिनिटी बना देना, डैश 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 इंफिनिटी। ऐसे यहां पर भी डैश डैश डैश, ये इंफिनिटी।
अनंत लंबाई का एक वायर है, कागज के तल के लंबवत जिसमें कितनी धारा बह रही है, आई एम्पियर की धारा बह रही है। तो चालक से आर दूरी पर, चालक से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बस इतना अकेला लिख देना। ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी दिशा, किस पर, बिंदु पी पर। ये बिंदु पी है, इस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लिखोगे, माना बिंदु ओ से कागज के तल के लंबवत एक अनंत लंबाई का धारावाही तार है जिसमें कितनी धारा बह रही है, आई एम्पियर की धारा बह रही है, और इस चालक से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है, पी स्थित है। अच्छा, ये सर्कल कैसा बनाओगे, यहाँ पर डॉटेड, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं था, ये डॉटेड है जिस पर बिंदु पी। तो अपन ने लिखा कि इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन ने लिखा कि ओ को केंद्र और आर को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाते हैं। तो आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और अतः जिसमें एम्पियर के परिपथीय नियम से बिंदु पी पर, काय पर, बिंदु पी पर संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा बेटा, यहां से आई जा रही है तो आई ही, तो इस वृत्त के अंदर कितनी धारा रहेगी, कुल मिलाकर आई ही रहेगी धारा। कितनी रहेगी, आई बनेगा। तो क्या लिखोगे, फिर से समझो, पहले ऐसा चित्र बनाना बेटा, चित्र बनाने के बाद क्या लिखना, बिंदु ओ से कागज के तल के लंबवत, देखो कागज के तल के लंबवत, चूंकि ऐसा नहीं बना पा रहे थे, ऊपर हवा में तो लाइन खींचनी जाएगी तो कहाँ खींच दी, नीचे, लेकिन लिखोगे तो कि बिंदु ओ से कागज के तल के लंबवत अनंत लंबाई का एक तार है जिसमें जा रहा है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, और चालक से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है, पी, जिस पर क्या ज्ञात करनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बनेगा। फिर पैराग्राफ चेंज करना, लिखना, इसके लिए बिंदु ओ को केंद्र और आर को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है, और जिसकी परिधि पर कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, समाकलन, यहां पर लिखना एम्पियर के परिपथीय नियम से समाकलन वेक्टर v इंटू dl बराबर कितना होता है बेटा, μ0 इंटू समस्त धाराओं का बीजीय योग, समस्त धाराओं का बीजीय योग, तो बोलिएगा कितना आ जाएगा, समाकलन वेक्टर v इंटू dl बराबर μ0 समस्त धाराओं का बीजीय योग। तो देख लो इस सर्कल के अंदर कुल धाराएं कितनी आ रही हैं, I, तो कितना हो गया, I, ये हो गया आता है एम्पियर के परिपथीय नियम से। अब देखो बेटा, इसमें इस B को कहां ले लेना, बाहर लेना है, तो केवल क्या बचेगा, dl, तो यहां पर आएगा वेक्टर b, समाकलन का चिन्ह, और यहां पर क्या आ जाएगा, dl बराबर ये आ जाएगा μ0 I। क्या इतना समझ में आया, यहां तक तो कुछ भी नहीं बेटा, b को अकेला कांस्टेंट मान के हमने कहा लिया बाहर। आप कहोगे ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा, b को क्या कर दिया बाहर, क्योंकि अगर समाकलन के नजरिए से देखें तो l के सापेक्ष हो रहा है, तो वेक्टर b कहां आ गया, बाहर। अब देखो वेक्टर b का अकेला मान रख दीजिए आप, सो बहुत सरल है, वेक्टर b का नहीं, इसको ऊपर से लिख दें, क्या यहां तक बनेगा। चलिए इसको साफ कर देते हैं, इतना चित्र तो आपने बना ही लिया होगा या बना लोगे स्क्रीनशॉट लेकर। वेक्टर v बराबर ये बेटा समाकलन का चिन्ह दिख रहा है ना, और यहां पर देखो सब ये वेक्टर v कहाँ आ गया, बाहर, ये समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, dl। तो आप कहोगे सर ये dl, तो बेटा ये बताओ, इसके dl जुड़ेंगे तो वृत्त की क्या बनाएंगे, परिधि, जैसे d थीटा जुड़ के कितना अंश बना लिया था, 360। कोण मिलेंगे तो बेटा कोण ही बनाएंगे, इसलिए 2π बनाया था कि नहीं। जब यहाँ पर समाकलन d थीटा आया था तो उसका कितना कोण बन गया था, 360 को कितना लिख देते हो, 2π। बात समझ रहे, इस बार क्या जुड़ रहे हैं, dl जुड़ रहे हैं, तो dl ऐसे जुड़ के क्या बनाएंगे, वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2πr, क्योंकि रेडियस r है। क्या आ जाएगा, वेक्टर v इंटू में कितना आ जाएगा, 2πr बराबर μ0 I। क्या इतना आया समझ में, बहुत आसान है बेटा, यहाँ पर लिख देना
चूंकि समाकलन dl बराबर 2πr बराबर वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि बनेगा। चलिएगा, तो ये 2πr पटक दिया इसकी जगह, कितने की जगह है समाकलन के चिन्ह और dl की जगह मिलाकर कितना 2πr। तो वेक्टर v बराबर कितना आ जाएगा μ0 I बनेगा, कितना हो जाएगा μ0 I अपॉन 2πr। और यहां पर क्या लिख देना टेस्ला। इस पूरे धारावाही तार के कारण बिंदु P पर क्या निकल गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देख लेना उसमें भी इतना ही आया था जो आपने कैसे किया था वायु सावर्ट से। बेटा कितनी लाइन हुई 1 2 3 4 और 1 5 लाइन में आ गया वायु सावर्ट से। कितना लंबा किया था, पहले आपने डीवी निकाली अल्पांश के कारण, फिर एक फेरे के कारण, फिर एन का गुणा किया अल्फा 1 और अल्फा 2 की सीमाओं में क्या किया समाकलित किया, तब जाके मिली थी। जबकि एम्पियर नियम से देखो कितनी जल्दी आ जाती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनेगा। तो ये सीधे धारावाही चालक के कारण है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब एम्पियर के 2-3 और रह गए हैं, अगली क्लास में आपके एम्पियर फिनिश कर देंगे। फिर बेटा इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें एक मशीन पढ़नी है, वांडीग्राफ जनित्र जैसी ही एक मशीन है साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन पढ़ना है। फिर बेटा यहाँ पर 2 प्रकार के गैल्वेनोमीटर आपको पढ़ना है, एक मूविंग कॉइल पढ़ना है और एक पाइवोट पढ़ना है। सस्पेंडेड भी होता है तो पाइवोट। तो एक प्रकार के आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ा देंगे। फिर अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस बता के एक पार्ट और रहेगा संट। तो कुल मिला के बेटा ज्यादा से ज्यादा 5 क्लासें और होंगी, 4 और आपका ये, क्योंकि अब तो हो सकता है किसी दिन हम 2 क्लासें भी शूट करके भेज दें, क्योंकि एक दिन में 2 क्लासें भी पढ़ा देंगे और आप एक सुबह एक शाम को आसानी से देख सकते हो, तो आपको टेंशन नहीं होगी, है ना। यहाँ तक के अपने नोट्स क्लियर करना, इसकी हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। आज मैंने पढ़ाया एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना सिखाया और उसके बाद प्रूव करना सिखाया। फिर एम्पियर नियम की सहायता से ही आपको एक और चीज सिखाई, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जब अनंत लंबाई का तार हो तो उसके पास के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, तो B × dl तो μ0 I। इसके अंदर से कितनी धारा जा रही थी I, तो इतना आ गया। B को कांस्टेंट मान के क्या लिखा बाहर, तो ये सरफेस सॉरी ये कौन सा इंटीग्रेशन हो गया लाइन इंटीग्रेशन। dl का मान कितना हो गया 2πr। कोई पूछे क्यों, कहना है ऐसे dl जुड़ेंगे तो वृत्त की क्या बना लेंगे परिधि, वृत्त की परिधि 2πr होती है। 2πr को कहाँ भेज दिया, यहाँ अपॉन में, इसके μ0 I के कहाँ चला गया, ये अपॉन में त्रिक गुणा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये इतनी टेस्ला निकल गई। और टेस्ला नहीं लिखना है तो क्या लिख देना न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर बनेगा। थैंक यू।